हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए शुरू करने जा रहे हैं क्लास। ठीक है, मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा बहुत चीजें कुछ डिफिकल्टी आएंगी। ठीक है, यहाँ के बाद आपके लिए क्या साइंस में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो 8th क्लास तक एक ही बुक होती थी। ठीक है, वहीं पे मैथ्स में भी थोड़े बहुत चीज आपको अलग अलग मिलेंगे, ज्योमेट्री पूरे डिटेल में मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से थोड़े बहुत विचलित मत हो जाना। ठीक है, यहां से आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है और बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। देखो ये यहाँ पे आने के बाद बच्चा ये डिसाइड करने लगता है कि मेरा मैथ्स वीक हो गया। कैसे मैथ्स वीक हो गया? क्लास 9th का बच्चा अगर आते ही क्लास में ये डिसाइड कर देता है कि मेरा मैथ्स वीक हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। क्योंकि अभी तो आपने मैथ्स पहले पढ़ा ही नहीं था, है ना। छोटी छोटी, हम तो 8th क्लास तक क्या करते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशंस पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ आने के बाद अपने मैथ्स को सही करने का तरीका क्या है, क्योंकि सब लोग सारे बच्चे एक ही जगह पे खड़े हैं। जितने भी बच्चे क्लास 9th में आए हैं वो उसमें से ना तो कोई टॉपर है और ना ही कोई फेलियर है, सबके सब एक जगह पे खड़े हैं, है ना। तो अगर हम सब सेम स्पीड से अपना जर्नी स्टार्ट करें तो हम पीछे रहने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमें मैथ्स को सीखना कैसे है। पहले तो आप क्या करोगे, शुरुआती के 3-4 महीने आप मैथ्स पे मैं कहूंगा अपने पढ़ाई के 40% टाइम दो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारी ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है क्लास 9th के बच्चों के लिए, वो कैलकुलेशन है। आपका कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन का पार्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आपका ऐड हो जाएगा। कैलकुलेशन में सबसे पहला चीज आपका ऐड है ना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आने चाहिए, आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको एचसीएफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मुझे लगता है आपको आता भी है। कुछ बच्चे फ्रैक्शन के जोड़ घटाव, फ्रैक्शन के जोड़ घटाव में फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें जो बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में 9th में आते हैं और उनको इन सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लास 9th का बच्चा इतना होशियार होता है कि ये सारी चीजें 2 से 3 दिन में क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ये देख लो कि हमें कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए एक और पार्ट है जो मुश्किल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 9th में था, जो कि क्लास 9th में था। तो मेरे भाई आप इन सब छोटी छोटी चीजों पे भी काम करोगे। ठीक है, अगर आपकी इन सारी चीजों पे काम हो जाते हैं तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, और मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप कम भी पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना, मार्क्स हमारे नहीं कटेंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप आपने आज पढ़ लिया तो कल भूलोगे नहीं, आपको बहुत दिनों तक याद रहते हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, जितना पार्ट मैंने बताया, अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो आप जरूर इन्हें क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। तो क्लास 9th के बच्चों के लिए हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, तो देखो मैंने इतना सारा आपको बता दिया, अब आपका काम है कि आप कहां से शुरू करोगे। लेकिन हम लोग आज इस क्लास में नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, क्योंकि वो सारी बेसिक बातें तो हम नहीं कर सकते 9th क्लास में, वो सब बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। मैं बस कुछ बच्चों को, और वैसे बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है जिनको ये सारी चीजें नहीं आती होगी, बट जिनको अगर नहीं आती है तो जरूर सीखें। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, आज नंबर सिस्टम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जो आपके बुक का पहला चैप्टर है। उसके बाद एक बात मैं और आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई चैप्टर करें उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होता है, तो हम जब ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन करते टाइम ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, और जो भी 9th के बच्चे हैं अगर उनको कहीं भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट अपने टीचर से जरूर क्लियर करें, डाउट को डाउट ना रहने दें। ठीक है, क्योंकि जब डाउट आपका डाउट रह जाता है तो गैप और क्रिएट होने लगता है, और फिर आप वहां से डरना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो देखो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, पहला नंबर होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे उसे? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
क्या बोलते हैं भाई? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो सारे काउंटिंग के नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना? जितने भी काउंटिंग के नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, है ना? काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो जाए? 1 से स्टार्ट हो जाए, तो आप बोलोगे ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, है ना? 1 से इंफिनिटी तक आप काउंट करते चलो, ठीक है? उसी तरह से दूसरा नंबर है होल नंबर। दूसरा नंबर है होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो भी होल नंबर होते हैं, बस उसमें आप जीरो इंक्लूड कर दो, है ना? अगर काउंटिंग वाले नंबर आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। अब आप देखो तो होल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं ही, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, वो क्या है? 0 है, ठीक है? एक बात और, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कभी फ्रैक्शन के नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना आप। नेचुरल नंबर और होल नंबर में कभी भी फ्रैक्शन के नंबर नहीं आएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 3/2 नेचुरल नंबर है, तो नहीं। क्या 3/2 होल नंबर है, तो नहीं। ना तो कोई डेसिमल के नंबर आएगा, ना तो कोई नेचुरल नंबर आएगा, सॉरी नहीं तो कोई फ्रैक्शन के नंबर आएगा। ये कभी दोनों नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है? और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि आप यहां से ये कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। बट प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। आप ऐसे कहोगे, बट एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना भाई? इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो होल नंबर है बट क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है भाई? चलो इसे लिख लो। आगे और भी कुछ कुछ नंबर है, सबके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, जितने भी डेफिनेशंस है, वो सब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना? समझ भी आना चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए। जैसे समझ आ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, और मुझे लगता है जब याद भी हो जाएगा तो ये समझ भी आ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा लिख लो, आप बोलो उसे इवन नंबर। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। एक वैसी संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, है ना? किसी भी संख्या में अगर जब आप दो से डिवाइड करते हो और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे कि वो इवन नंबर है, ठीक है? या आप ऐसे कहोगे कि दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप दो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो मान लो कोई भी नंबर, मैंने m मान लिया कि कोई एक नंबर है। नंबर का मतलब पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर की बात करते हैं, m कोई इंटीजर है, अगर मैं इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा, है ना? तो आप इवन नंबर को जनरलाइज कर सकते हो 2m फॉर्म में। एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2m। m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। आप m इज एनी इंटीजर, आप m को कोई भी इंटीजर बोल दो। मैं आपसे बात करूंगा, बताऊंगा इंटीजर क्या होता है, ठीक है? कोई भी इंटीजर आप दो से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, है ना? आया समझ में? तो आप इवन नंबर को ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात और है कि जब भी आपको इवन नंबर पहचानना हो तो क्या करेंगे? नंबर की यूनिट प्लेस पे, नंबर की यूनिट प्लेस पे हम चेक करेंगे कि क्या 0 है, क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, क्या 8 है। अगर इन पांचों में से कोई भी डिजिट रहता है, 0 2 4 6, कोई भी नंबर अगर रहता है यूनिट प्लेस पे, है ना, तो आप बोलोगे कि ये इवन नंबर है। सबसे अच्छी पहचान है इवन नंबर की, है बहुत जल्दी बच्चे पहचान लेते हैं। हमारे पास 2 4 5 नंबर दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखते हैं किसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से है। देखो ये 4 है तो इवन नंबर है, यहाँ 5 है इवन नंबर नहीं है, यहाँ 6 है इवन नंबर है, यहाँ 8 है ये इवन नंबर है, ठीक है? तो वैसे इवन नंबर की पहचान करते हैं। अगला आ गया ऑड नंबर।
अगला आ गया ऑड नंबर। अगला आ गया ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं भाई? विषम संख्या। इसको विषम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसमें आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच जाता है ना? किसी भी संख्या में अगर आप 2 से डिवाइड करें और 1 रिमाइंडर बच जाता है तो ऑड नंबर होता है ना? यानी 2 से वो डिवाइड नहीं होता है, वहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा ही बचेगा, तो वैसे संख्या को ऑड नंबर बोलेंगे। और ऑड नंबर का एक और ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा? हम ऐसा कहेंगे किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 जोड़ दो तो हमेशा ऑड हो जाएगा। ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म हो गया। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑड नंबर को, ठीक है भाई? दूसरी बात और है कि कोई भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यूनिट प्लेस पे यानी 1, 3, 5, 7 और 9 मिल जाए तो आप ये कहोगे कि ये ऑड नंबर है। या तो आपको 1 दिख जाए, या तो आपको 3 दिख जाए, या तो आपको 5 दिख जाए, 7 दिख जाए और 9 दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे? ऑड नंबर बोलोगे, ठीक है भाई? वैसे ही चलते हैं। अगला नंबर है प्राइम नंबर। सारे छोटे छोटे नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है ना? प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हम ऐसा कहेंगे कि सिर्फ 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर्स, है ना? और वो 2 फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर खुद, इटसेल्फ। नंबर 1 एंड इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हो, या तो 1 हो या तो खुद हो, 1 और इटसेल्फ दोनों हो, और ये दोनों हमेशा होंगे, हर नंबर का फैक्टर 1 होगा और इटसेल्फ मतलब कोई नंबर खुद अपने नंबर का फैक्टर होगा, इतना तो होना ही है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, है ना? ये दोनों के दोनों पॉइंट यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना? तो अगर हम देखें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है ना? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्राइम नंबर जब भी होगा और नेचुरल नंबर होगा, है ना? जब भी प्राइम की बात करेंगे तो नेचुरल की बात करेंगे, यानी नेचुरल नंबर में से ही प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है भाई? आया समझ में? तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है एंड सो ऑन। आप आगे चलते जाओगे, आपको प्राइम नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है? तो ये प्राइम नंबर की खासियत है कि प्राइम नंबर क्या होगा? उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। A number which has only 2 factors, one in itself is called prime number। एक ऐसी संख्या जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अगला पॉइंट है कंपोजिट नंबर। अगला पॉइंट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं भाई? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? एक ऐसी संख्या जिसके पास कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे, है ना भाई? किसी भी संख्या का अगर मिनिमम 3 फैक्टर्स हो, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, a number which has only 3 factors is called कंपोजिट नंबर, है ना? या आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो वो क्या होगा? कंपोजिट होगा, है ना? प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वैसे क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर देखो 1, 2 और 4, है ना? तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 is the smallest composite number। आप ऐसे कहोगे कि 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ठीक है? तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे और नेचुरल नंबर की बात में हमने देखा कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, लेकिन जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, है ना? सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो 1 है,
सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 है। हमने 1 के बारे में कुछ नहीं बोला। 1 क्या है, 1 के ना तो 2 फैक्टर है और ना तो कम से कम 3 फैक्टर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है ना। 1 इज ओनली नंबर, 1 is only number which is neither prime nor composite, nor composite. 1 is only number which is neither prime nor composite. एक सिर्फ एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। डेफिनेशन ना तो मैंने हिंदी में लिखा है और ना ही इंग्लिश में लिखा है, मैं बोल दिया हूं ताकि आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेशन आपको हर जगह लिखे हुए मिलेंगे ये सब, ठीक है। इस तरह से हमारे कुछ जो नंबर थे उनके बारे में हमने डिफाइन कर लिया, है ना। और अगला है इंटीजर्स, अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर है वो या तो पॉजिटिव हो या तो जितने भी काउंटिंग नंबर पॉजिटिव क्या उस पे सब पे नेगेटिव लगा दे और जीरो को इंक्लूड कर ले तो सारे के सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स नहीं नंबर्स का जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है उन पे अगर हम माइनस लगा दे तो नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे और जीरो को साथ ले जाए तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। मैं आपसे एक बात बता दूं, इंटीजर्स के टाइप के बारे में बात कर लूं तो एक होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन पे आप माइनस साइन लगा दो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे। -3 -2 -1 कुछ भी ऐसे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। आप ध्यान रखें, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों एक ही बात है। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, है ना भाई। ये धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, वो धनात्मक पूर्णांक है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, आप इसको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। तीसरा जो है वो जीरो हो गया, जीरो, जिसको शून्य बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, है ना, जिसको शून्य बोलेंगे। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। और बच्चे यहाँ पे क्या क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं +0 लिखते हैं, कभी -0 लिखते हैं। कुछ ये तो है ही नहीं, तो प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और जीरो ना तो नेगेटिव है, जीरो जीरो है। जीरो एक ऐसा पॉइंट है, मान लो हम कहेंगे कि रेफरेंस पॉइंट है जहां से स्टार्ट होगा, है ना। जीरो के राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो है। इसके राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बट जीरो इज जीरो, है ना। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आप ऐसा बोलोगे किसके बारे में, शून्य के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटीजर्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। देखो अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, एक ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, एक ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, है ना। अ नंबर which is in the form of p/q, which is in the form of p/q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equals to 0, is called rational number, is called rational number। एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां पे p और q इंटीजर्स हो
और q 0 के बराबर ना हो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। नहीं, यानी कोई भी नंबर आपको p बाई क्यू के रूप में मिले, p बाई क्यू का मतलब क्या होगा, p को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और q को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, d। इसको n से डिनोट कर दे, अंश को, इसको d से। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कोई भी नंबर अगर न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमें मालूम है क्या होते हैं, अभी हमने इंटीजर्स डिफाइन किया, ठीक है। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, है ना, कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो वही संख्या क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, -1/2, -2/3, ये सारे 2, 3, 4, 5 ये सब भी है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके रेशनल नंबर है। इवन 0 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है। आप इसको 0/1 लिख लो, 0/2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बाकी बातें वो 0 होगा, बट आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। तो 0 भी रेशनल नंबर है, 0 इज अ रेशनल नंबर, ओके, ठीक है। तो आप रेशनल नंबर को ऐसे डिफाइन कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगी रेशनल नंबर डिफाइन करने में, सबको मालूम चल गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो, उसे ही परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अब आपसे मैं एक बात कर लूं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, है ना भाई। आप ये करोगे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है भाई। देखो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप देखोगे तो कह रहा है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 परिमेय संख्या है। क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं, आप 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख लो, जो मर्जी हो आप लिख सकते हो, है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अगला करें कि 3 और 4 के बीच में अच्छा परिमेय संख्या बताएं। देखो अब मैं आपसे एक बात कर लूं कि कोई भी दो नंबर दिया हो, a दिया हो और b दिया हो, है ना, इसके बीच में आप लाखों करोड़ों परिमेय संख्या लिख सकते हो, यानी रेशनल नंबर a और b के बीच में बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है भाई, आया समझ में, आप बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच में लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपसे अगर देखो मान लो कोई पूछता है कि आप एक रेशनल नंबर बताओ, इसके बीच का एक रेशनल नंबर बताओ, तो इसके बीच वाला क्या हो जाएगा, a + b/2, आसानी से मिल जाएगा, है ना। कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3 + 4/2 कर दिया, 7/2, है ना, 3.5 आपका एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लो 3 और 4 है, और आपसे कोई पूछते हैं कि इसके बीच के 5 परिमेय संख्या बताओ, इसके बीच के आप 5 रेशनल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच का, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। देखो यहां से बहुत अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको सिर्फ 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो 1000 तरीके से सीखना कोई जरूरी नहीं है, आपका कॉमन सेंस इतना काम करने लगेगा कि 3 से 4 के बीच आप परिमेय संख्या लिख सकते हो, और एक नहीं है, हजारों लाखों आंसर हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या लिखना है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको बता दूं, अगर 5 परिमेय संख्या लिखना है तो सबसे आसान तरीका कि आप 6 से डिवाइड कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इसमें भी 6 से डिवाइड कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 18/6 हो गया, ये 24/6 हो गया, 18/6 का मतलब भाई ये 3 हो गया, 24/6 का मतलब भाई 4 हो गया, यानी 3 और 4 को ही हमने बस उसके लिखने के तरीके बदले हैं, नंबर नहीं बदले हैं, ध्यान से सुन लो। 3 और को हमने 18/6 लिखा है, 4 को 24/6 लिखा है, बट ऐसा नहीं करा कि हमने 3 के जगह कोई और नंबर ला दिया, ठीक है। इसके लिखने के क्या बदले हैं, तरीके बदले हैं, नंबर वही है ना। किसी बच्चे का 2 नाम हो तो हम उसे अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने वो बच्चा ही बदल दिया, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं भाई, तो देखो 18 के आगे चलो, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और
23/6। ये 5 रेशनल नंबर आपने यूं ही लिख दिया, बहुत जल्दी कर दिया। ठीक है, ठीक है, हमने क्या करा, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल लिए। वैसे मैं आपको और बता रहा हूं, मान लो कोई 2 और नंबर दे दिया 5 और 6 और आपसे पूछ रहा है इसके बीच में 10 रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, जब 5 पूछा था तो हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था। इसमें 10 पूछा है तो हम 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सेम थिंग इसमें भी करते हैं। तो देखो ये 55/11 है, ये 66/11 है। मैं आपसे फिर से बोल दूं, ये 5 ही है जिसको ऐसे लिखा गया, ये भी 5 है 55/11, ये भी 6 है। अब इसके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखना है, तो 10 रेशनल नंबर लिखना है तो आप कर दो 56/11, 57/11 एंड सो ऑन करते करते 65/11 तक आ जाओ और ये पूरे 10 रेशनल नंबर इसके बीच में हो गए। ठीक है, आया समझ में? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे ए और बी के बीच में अगर आपसे n रेशनल नंबर की बात किया जाता है, कितने रेशनल नंबर की बात की जाती है? n रेशनल नंबर की बात की जाती है। ध्यान से सुन लो, अगर आपसे n रेशनल नंबर पूछा जाता है तो मेरे भाई आप क्या करोगे, n+1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सेम थिंग इसमें भी कर दो, n+1 से नीचे और n+1 से ऊपर। ये क्या आ गया, ये आ गया a इंटू n+1 अपॉन n+1 और ये कितना आ गया, b इंटू n+1 अपॉन कितना, n+1। ठीक है, अब देखो इसके बीच में आप कहां से शुरू करोगे, n रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हो। तो ये तो n+a है ना, अब ध्यान से देखो, इसमें 1 जोड़ दो, फिर ऐसे ही n+a+2 अपॉन n+1 और ऐसे लिखते लिखते कहां तक चले जाओ, n तक चले जाओ, यहां तक आ जाओ। ठीक है भाई, तो आप इसके बीच में आपको n रेशनल नंबर मिल जाएंगे। मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 नंबर के बीच का जितने भी रेशनल नंबर पूछे आप उतने रेशनल नंबर बहुत आसानी से बता सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से हमारा रेशनल नंबर का काम खत्म हो गया। अब एक और नंबर आता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक और नंबर आता है, उसके बारे में बात करते हैं। और वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, कहा गया कि एक ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्या क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नहीं, दो ही बातें हो सकती है, या तो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाएगा या तो संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगी। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दिखे है ना, इसको खोज किए थे पाइथागोरस के कुछ स्टूडेंट्स ने। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इन सारे नंबरों को देखा गया तो कहा गया ये p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे संख्या कैसे हो गए, अपरिमेय संख्या हो गया। पाई हो गया। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल 1.01, 001, 0001, 00001, 0000001 ऐसे ही चलता जाएगा। कहा गया इन सारे नंबरों को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो ये सारी के सारे संख्या कैसे हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे हैं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लोगों ने ये बताया कि जो भी संख्या है परिमेय और अपरिमेय, जो भी संख्या है परिमेय और अपरिमेय, इनका एक पॉइंट है नंबर लाइन पे। संख्या रेखा पे आप परिमेय संख्या को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपरिमेय संख्या को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, है ना। बोथ कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दोनों को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर को तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर लोगे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये आ गया -1, -2, -3। अब आपसे कोई पूछेगा कि जैसे मान लो कोई भी कहता है कि 3/7 को आप बताओ कहां रिप्रेजेंट करोगे, है ना, कहां पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अपने को मालूम है कि ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, इसको 7 भाग में डिवाइड कर लूं, है ना, इस नंबर लाइन को, इस वाले पार्ट को 0 से 1 के बीच को मैं क्या कर लूं, अगर 7 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7। तो आपका मिल गया ये 1/7, ये 2/7, ये आपका 3/7 हो गया।
है ना। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, रेशनल नंबर को, इसलिए, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर को आप इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो ऐसे। तो किया क्या गया, जैसे मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। देखो इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीख लेते हैं यहीं से, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास √2 है, हम √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं। देखो ये 2 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो किसी ने क्या बताया कि देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो ये 1 यूनिट है ना। इसी पे क्या करते हैं, एक राइट एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो भी 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, है ना। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। तो देखो ये 1 है और ये 1 है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना भाई। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई, है ना। हम क्या करते हैं, इसको एक O को सेंटर मान के, ध्यान से सुनो, O को सेंटर मान के, O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मान के, OB को रेडियस मान के हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। देखो ऐसे यूं चलेगा, हम सर्कल बनाएंगे तो देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये ऐसे आएगा, बोलो सही है। तो अगर हम सर्कल बनाए तो ये यूं आएगा ऐसे, देखो, ठीक है भाई, ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो हमने ये देखा है कि देखो सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी कितनी है, √2 यूनिट होती है। तो ये दूरी √2, ये दूरी √2, ये √2, ये √2। तो देखो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो ये भी जरूर कितना होगा, √2 होगा। तो हमने इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। तरीका क्या होगा, आप क्या करोगे, 1 यूनिट का ये लाइन ड्रॉ करा, 1 यूनिट का ये लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, ये √2 कर दिया। आप क्या करोगे, आप अपने कंपास को, उसके जो कंपास का रेडियल होता है उसको यहां पे रखोगे, पेंसिल को यहां पे रखोगे और उसको यूं ड्रॉ करोगे, है ना। तो देखो ये जो होगा √2 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, अगर आपने सर्कल बना दिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पॉइंट इसको आप -√2 बोल सकते हो, इसलिए ये -√2 हो गया और ये कितना हो गया, +√2 हो गया। समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप चीजों को कर सकते हो। अगर आपसे फिर वही कोई √3 की बात करे कि चलो √3 बताओ, √3 क्या होगा, √3 को हम कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, देखो ये √2 हो गया, अब हम इस पे फिर से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस बार इसको मिला देंगे, है ना। तो ये √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और इस बार C को, इसको रेडियस मान के, देखो इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्यों, है ना। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल कुछ ऐसा आ जाएगा, ये सर्कल कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना भाई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है √3 हो जाएगा। फिर अगर आप यहां आ जाओ तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। आप इजिली लोग √3 रिप्रेजेंट करते हैं, आप -√3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कहां पे, नंबर लाइन पे, है ना। कहां पे करना है, नंबर लाइन पे। तो यही एक्स एक्सिस है, नंबर लाइन वाली है, ठीक है, जिसपे हम रियल नंबर, सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी नंबर, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी नंबर है, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, every number can be represented on the number line and all that number is called real number। जितने भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो या तो रेशनल हो या तो इरेशनल हो, सारे नंबर मिलके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो आप रियल नंबर का डेफिनेशन बताओगे कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलके क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, है ना। एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है भाई, आया समझ में। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज की क्लास में परिमेय संख्या पढ़ लिया, यानी रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, बहुत सारे बेसिक्स नंबर है उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका काम क्या है कि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ के, डेफिनेशंस को पढ़ के आप जरूर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ही है। तो आप इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई अच्छी बुक हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो आप जरूर उनको फॉलो करें, उनसे क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ठीक है। और जरूर अगर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी आगे फैलाएं, ठीक है। चलो।